नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। कल आज के अखबारात में बहुत अहम लीड है। टीवी पे बड़े बड़े आपके सुनहरी हुर्फों से ये आपका स्टेटमेंट मौजूद है कि फैसल वाडा के केस को आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना कल, और उसमें तायात नाहली का केस है जो कि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा को उनकी सादिक और अमीन ना होने पर 62(1)(f) के तहत तायात नाहिल कर दिया था। तो कल जो उस केस के ऊपर ऑब्जर्वेशन है, बात है, स्टेटमेंट है, जो बड़ी बड़ी लीड है अखबारात में, उनको हमने उठाया है। और उसमें ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब हता बंदयाल साहब ने कहा है कि 62(1)(f) के तहत जो तायात नाहिली की गई है, ये तायात नाहिली एक किस्म का, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, जिसे उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं तो सफ़ाकाना कहीं लिखा हुआ है, कहीं जालिमाना लिखा है, बल्कि कुछ अखबारात ने तो इसको काला कानून कहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन देखना ये पड़ेगा कि आया इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो तायात नाहिली 62(1)(f) के तहत कर सकता है। तो ये जो आपका जो उनका स्टेटमेंट है, इसको आज हम अपने आईनी माहिरीन के सामने रख रहे हैं, क्योंकि इसमें दो हमारे पास आईनी माहिरीन हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं, और एक जो है वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। और इसमें हम ये भी तलाश करेंगे कि क्या ये सिर्फ ड्रैकोनियन लॉ है या ये जो फैसला था, हम फैसले पे आ रहे हैं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल फैसला था। क्यों? क्योंकि मैं प्रोग्राम से पहले 62(1)(f) अपने उन लोगों को जिन्होंने 62(1)(f) को कभी पढ़ा नहीं है, पढ़ देना चाहता हूँ एक दफ़ा, ताकि उन लोगों के लिए, मेरे एक्सपर्ट्स तो बहुत कुछ जानते हैं जिनसे हमने पूछना है, लेकिन उन लोगों को जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये पढ़ देता हूँ कि 62(1)(f) है क्या। और वो ये है कि a person shall not be qualified to be elected or chosen as a member of Majlis Shura Parliament unless, उसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आ रहा हूँ 62 का 1 का ये एफ पे, और एफ पे लिखा है कि ही इज सजिशियस, राइटियस, नॉन प्रोफिलेगेट, ऑनेस्ट एंड अमीन, देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्ररी बाय ए कोर्ट ऑफ लॉ। ये 62 है। इसमें कहीं मुद्दत नहीं है, कहीं नहीं है, किसी जगह नहीं है कि जी 5 साल या आपके ताहयात। यही चीज़ अब आगे बढ़नी है। सबसे मेरे पास जो मेहमान आई उनका तारुफ करा देते हैं। मेरे मेहमान हैं इरफान कादिर साहब, साबिक सेक्रेटरी कानून भी रहे हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल, आज भी इनके पास एक अहम ओहदा है मामले खुसूसी बराए वज़ीर आज़म, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं। आज हमने उनको इस बुनियाद पे लिया है कि इसके लिए लॉ क्या कहता है। आज की गुफ्तगू में कहीं हमारा ये मसला नहीं है कि जी नवाज शरीफ का क्या है, तो जहांगीर तरीन का क्या है, तो फैसल वाडा का क्या है, तो किसका क्या है। हम तो कानूनी आज बात करेंगे कि क्या जो इस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने इसको ड्रैकोनियन लॉ कहा है, तो ये वाकई ड्रैकोनियन लॉ है या ये जो फैसला हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था। और फिर आगे चलेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है डिस्क्वालिफिकेशन का, और अगर है डिस्क्वालिफिकेशन का तो फिर क्या ये डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो आपका तायात कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेरे पास दूसरे मेहमान हैं, सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनका भी एक बड़ा नाम है एहसन बून साहब, आपका भी शुक्रिया। इरफान कादिर साहब आपका भी शुक्रिया। और मेरे साथ तीसरे मेहमान हैं कंवर दिलशाद साहब, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी एक बहुत अहम सवाल है
जो उठाया गया है और आज के अखबार में बहुत मेन लीड लगी हुई है, तो हम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से भी पूछेंगे। सबसे पहले आते हैं इरफान कादिर साहब से। इरफान कादिर साहब, आपने भी पढ़ा होगा कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने इस तायात नाअहली को ड्रैकोनियन लॉ कहा है, तो आप इनकी इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? और 62(1)(f) को मैंने आपके सामने पढ़ा है सर, उन लोगों के लिए जो इस 62(1)(f) को नहीं जानते हैं, आप तो जानते होंगे, तो आप कैसे देखते हैं सर 62(1)(f) तायात नाअहली? मैं डॉक्टर साहब उसको ऐसे देखता हूं कि ये जो तायात नाअहली की बात है, ये आइन में कहीं नहीं लिखी हुई, और हमें ये पता है कि जब भी कोई नाअहल होता है तो उस असेंबली की मुद्दत के लिए नाअहल हो सकता है। ये कहना कि फॉर एवर नाअहल हो जाएगा, तो वो ऐसी बात कोई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर आप तायात नाअहली अपने पास से फैसले में लिख देते हैं, जैसे कि अदालतों ने लिखा है, तो उसको हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को आपने रीराइट किया, और कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने का इख्तियार जो है वो अदालतों के पास नहीं है। अब आपने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि ये काला कानून है, तो कानून तो शायद उस तरह से काला नहीं था, लेकिन अदालती फैसलों ने जरूर उसको काला कर दिया। खास तौर पे ये मियां नवाज शरीफ के केस में जो तायात नाअहली की गई जिस तरह से अकामे पे, और उसके बाद फिर ये जहांगीर तरीन के केस में भी जैसे किया गया कि उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टीज की जो डिटेल्स हैं, वो जो फंड्स हैं जिसके जरिए प्रॉपर्टीज एक्वायर की थी, वो बता दिए थे, लेकिन एक हाइपर टेक्निकल रीजनिंग दे के जिस प्रॉपर्टी को इंग्लिस्तान के कवानीन ट्रस्ट प्रॉपर्टी मानते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वो प्रॉपर्टी जहांगीर तरीन साहब की है, और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, तो उनको तायात नाअहल कर दिया। तो ये दो एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब तीसरा सवाल जो आपने पूछा कि इसमें इख्तियार किसका है नाअहल करने का, तो इख्तियार जो है इस तरह के मामलात का, अगर स्पीकर कौमी असेंबली ये मामला भेज देते हैं उनको इलेक्शन कमीशन को, तो फिर इलेक्शन कमीशन उस पर अगर फैसला करती है इस क्वेश्चन पे, तो वो इख्तियार आइन में इलेक्शन कमीशन का है। अदालतों का ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कोई डायरेक्ट इख्तियार इस तरह नहीं है जो कि आइन में स्पेसिफिकली लिखा हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इख्तियार के बारे में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। और अगर स्पीकर साहब सरीहन भेजते ही नहीं है तो फिर ये मामला राइज ही नहीं होगा, फिर इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार नहीं है। तो इसमें स्पीकर की कंकरेंस जो है जरूरी है अलॉन्ग विद इलेक्शन कमीशन, लेकिन अल्टीमेट स्टे जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। और ये बड़ी खुशाइन बात है जिस तरफ आपने इशारा दिया कि आज चीफ जस्टिस साहब को इस चीज का अदराक है कि ये जो भी कानून का हुलिया जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरफ कर दिया है, उसको अब अगर वो दुरुस्त करना चाहते हैं तो उनको बिल्कुल एक बेंच बनाना चाहिए बड़ा, और उसके बाद वो फैसले को, और उसका रिव्यू भी पेंडिंग है। ये एहसन भून साहब आपको बताएंगे, इन्होंने रिव्यू भी फाइल किया हुआ बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार के, या शायद पाकिस्तान बार काउंसिल के बिहाफ पे, और वो भी मैं समझता हूँ अब लगना चाहिए। और इस तरह के जितने गलत फैसले हैं वो सारे रिविजिट करने चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, और वो चंद फैसले हैं, उनमें एक पनामा केस है, एक उनमें ये वाला केस है तायात नाअहली का जनरली जो बहुत सारे लोग नाअहल हुए, और फिर एक वो केस है जिसमें कि कुछ लोगों को सुना ही नहीं गया था और उनके बारे में एक बड़ा फैसला दे दिया गया था, जिससे कि पाकिस्तान के चंद जजों ने जिन्होंने पीसीओ के नीचे वोट उठाए थे, उन्होंने मोस्टली नॉन पीसीओ जजेस को हटा दिया था। तो ये चंद केसेस अगर ये खत्म हो जाएं थ्रू फुल कोर्ट, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो एक क्योस पैदा हो गया है जुडिशल प्रेसिडेंट्स की इनकंसिस्टेंसीज का, वो वाली जो एनार्की की सूरत हाल है, या मैं नहीं कहता एनार्की है, लेकिन एनार्की की जो थोड़ी बहुत झलक मिलती है, वंस फॉर ऑल खत्म हो जाएगी और अदलिया की इज्जत जो है वो भी बहाल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर, मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। पहले जरा एहसन बोन साहब की तरफ आ जाता हूं। एहसन बोन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने जो रिमार्क्स दिया है, ड्रैकोनियन लॉ है 62(1)(f) तायात नाअहली, आपकी एक पिटीशन भी है इस वक्त, वो जाहिर है कि उसकी वो केस नहीं चल रहा है, तो हम आपसे भी ये राय लेना चाहते हैं सर कि आप इसको कैसे देखते हैं कि क्या वो जो फैसला हुआ था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, या वो उसको सिर्फ हम ड्रैकोनियन लॉ कह सकते हैं सर?
मैं ये समझता हूँ कि मैं इसकी जो ट्रू इंटरप्रिटेशन या इसका मतलब ड्रैकोनियन का कहूँगा, ये सफाकाना कानून इस हवाले से कहूँगा। काला कानून या जालमाना नहीं, सफाकाना जो है वो इस हवाले से कि जहाँ आप फॉर ऑल टाइम टू कम किसी आदमी को ग्रेवयार्ड में छोड़ आते हो, जबकि वो एक आपके सामने जिंदा इंसान है, एक्टिविटी करता है, सांस लेता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल किसी दुनिया की किसी जो वो करना चाहता है मुल्क के हवाले से पार्लियामेंट्री अफेयर्स में हिस्सा लेना चाहता है, आप उसको मना कर देते। उसमें 62(1)(f जो है ये क्वालिफिकेशंस के हवाले से है, ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ये किसी आदमी की कुछ सफात हो जाती हैं, सफात हो सकती हैं, ये कैसे आई आइन में ये एक और बात है। और मैं समझता हूँ कि जैसे मैं उस फ्रेज को इस्तेमाल करते हुए जैसे जनाब इरफान कादर साहब ने बात की, मैं उसको थोड़ा सा लाइट लफ्जों में ये अर्ज करूंगा कि ये आइन की जबान नहीं, ये जजमेंट मेड लॉ। ये आइन में कहीं नहीं लिखा, ये जजमेंट मेड लॉ है और मेरी नुक्ता नजर के या मेरी राय के मुताबिक वो जजमेंट आइन की रूह के मुनाफी हैं। इसलिए हम जब भी कोई आइन या जिसे हम पारिन क्यूरियम भी कहते हैं, जो इन वायलेशन ऑफ लॉ हो और इसमें आइन के मुनाफी मुझे लगती हैं, और मैं समझता हूं कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीजों से बालातर होकर आइन की रूह के मुताबिक इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, ताकि हमारी जो पब्लिक एट लार्ज है उसका कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा के लिए और उसका ट्रस्ट बहाल हो। और अगली बात जो आपने एक डॉक्टर साहब शुरू में की कि मियां नवाज शरीफ, जहांगीर तरीन या फैसल वाडा, ये बिल्कुल नहीं। मैं आपको बहुत सारे लोग गिनवा सकता हूं जो आपके पार्लियामेंटेरियन रह चुके हैं, लेकिन इस कानून की रूह से मैं हाफिजाबाद के साबिक MNA MPA की बात कह सकता हूं कि ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन ओनली फॉर द रीजन कि इन जजमेंट्स की। मैं लायलपुर के 2-3 जजमेंट जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी बात कर सकता हूं। मैं अब्दुल रऊफ लाड़ी जो है उनकी जजमेंट जो बलोचिस्तान से है उनके बारे में कह सकता हूं। मैं सिंध इंटीरियर से 3 MNAs को कोट कर सकता हूं कि दे कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। इसी तरह मैं साहिवाल से साबिक एक MNA को कोट कर सकता हूं कि ही कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शन। मैं इसलिए कि मैं एक रेगुलर प्रैक्टिशनर हूं, मेरा इंटरेक्शन मैं लैलपुर के बहुत सारे नाज़मीन को जानता हूं जिन्होंने इस हवाले से कहीं अपनी एक सनद दे दी, वो 5 साल के लिए वो तो नहीं लड़ सकते थे, उसके बाद भी 15-15 साल से वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। इसलिए ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है और मेरी इसी बुनियाद पे मैंने किसी मियां नवाज शरीफ या मैंने उन लोगों को देखते हुए जो आम पार्लियामेंटेरियन हैं उनको देखते हुए मैंने आइन की रूह के मुनाफी समझते हुए मैंने वो पिटीशन फाइल की थी। और मैंने जब इलेक्शन लड़ा था तो मैं ड्यूरिंग इलेक्शन मैंने ये स्टांस ली थी कि मैं अगर इलेक्ट हो गया तो ये मैं करूंगा। और मैं समझता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करनी है फिक्स, और मैंने ये भी उसमें इस्तदा की है कि आप इसको पूरा फुल कोर्ट, ताकि इसमें किसी एक ऐसा शायबा या ऐसा तस्कर ना हो कि ये जजमेंट किसी एक खास शख्स के फायदे के लिए या किसी खास शख्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। फुल कोर्ट उस पर डिसाइड करे और जो फैसला होगा वो मैं समझता हूं कि तमाम लोगों को काबिल कबूल हो। अच्छा सर, मैं यहाँ पर एक छोटा सा सवाल करते हुए फिर मैं अपना कमर दिलशाद साहब की तरफ चाहता हूँ कि क्या सुप्रीम कोर्ट को, जो कि हम पढ़ते हैं एज ए तालिब इल्म 175(2) उसकी जुरिडिक्शन है, और वो भी इस वक्त मेरे पास किताब है, आपको तो हिफ्ज होगा आप लोगों को, क्या वो ताहयात नाअहली नहीं कर सकता है या वो डिस्क्वालिफिकेशन का इख्तियार ही नहीं रखती सुप्रीम कोर्ट? ये डॉक्टर साहब आपने नहीं, मैं अभी आपसे नहीं, मैंने जरा पहले एहसन बूम साहब से पूछा है, फिर ये सवाल आपकी तरफ भी लाऊंगा। मैं सबसे पहले मैं ये डॉक्टर साहब बात करूं
सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो किसी शख्स को ताहियात नाअहल कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक आईन के ताबे काम करता है और आईनी प्रोविजन जहां पे कहीं जरूरत हो उसकी इंटरप्रिटेशन करता है। इसको उसी तरह हम कहते हैं कि ना कोई चीज इंपोर्ट की जा सकती है आईन में, ना किसी लफ्ज को डिलीट किया जा सकता है। इसलिए आईन अगर कोई चीज अपनी तरफ से शामिल कर दी जाए या डिलीट कर दी जाए तो उसे हम री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। दैट अमाउंट्स टू, मेरे नुक्ता नजर में बड़ा वो सख्त लफ्ज आ जाएगा, दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन एंड म्यूटिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां पे हम किसी एक जर्नैल की हद तक ये डिक्लेयर करते हैं, किसी सिविल मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हद तक ये डिक्लेयर करते हैं कि एब्रोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या म्यूटिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक संगीन जुर्म है आर्टिकल 6 के अंडर, तो मैं ये समझता हूं कि हमारी अदालत उस्मा को ये देखना होगा कि म्यूटिलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो किस जुमरे में आता है। ठीक है, मैं ऐसा जनाब अटॉर्नी जनरल साहब साबिक इरफान कादिर साहब के सामने भी ये सवाल लाता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट तायात नाअहली अगर नहीं कर सकता तो क्या वो 5 साल नाअहली कर सकता है या डिस्क्वालीफाई कर सकता है? एक सवाल आपके सामने ये भी रखता हूं सर, और फिर ये भी आपसे पूछता हूं कि सर जब ये तायात नाअहली होती है तो एक फंडामेंटल राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद होता है, उसको आप कैसे देखते हैं सर? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि मेरे नजदीक तो न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट नाअहल नहीं कर सकता, बल्कि ताहियात नाअहली जो है वो तो आइन के तहत कोई भी नहीं कर सकता, वो तो किसी को इख्तियार ही नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात अभी जो एहसन धून साहब ने की है और जो कि गौर तलब है, और जो उन्होंने कहा है एब्रोगेशन की बात की है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करना है इस तरह की चीज करके, ये जरा गौर तलब है। डॉक्टर साहब जरा गौर से सुनिएगा कि जहां जनरल मुशर्रफ ने 30 जजों को फारिग कर दिया था, वहां पे हमारी इन्हीं अदालतों ने उनको यूजरपर भी कहा और उनको मुर्तकब करार दिया, आइन से इनराफ का और हाई ट्रीजन का मुर्तकब करार दिया। अब आप मुझे बताएं कि अगर पूरी हुकूमत जो है उसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि जब आप वजीर आजम को गैर आइनी फैसले से घर भेजते हैं तो वो सिर्फ एक गैर आइनी इक़दाम नहीं होता बल्कि पूरी हुकूमत घर चली जाती है। तो जब हुकूमत को ही आपने उठा के फेंक दिया तो क्या वो आर्टिकल 6 के जुमरे पे वो बात नहीं आएगी? क्योंकि आर्टिकल 6 में सिर्फ यही नहीं है कि आप डंडे सोटों के साथ जाके किसी को वहां से निकाल दे प्राइम मिनिस्टर हाउस से, या आप गोली के बंदूक की नोक पे उनको निकाल दें, बल्कि अगर आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स भी इख्तियार करें और उससे कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता जो है वो आप डाइवर्ट कर दें या उसको सबवर्ट कर दें या उसको एब्रोगेट कर दें थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, तो वो भी आर्टिकल 6 में आता है। और ये जो धून साहब ने बात की है, मैं बिल्कुल इसकी तायीद करता हूँ और ये बड़ी सीरियस वायलेशन है। और पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसके तनाजर में आप देखें तो मैंने कई दफा ये कहा है आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स में कि ये आर्टिकल 62, 63 की जो नाअहलियां हैं जहाँ पे हुकूमतें खत्म हुई हैं, ये नया 58(2)B जो है वो उन्होंने निकाल लिया है, जो कि 58(2)B जो सदर को पावर थी, जो 58(2)B के जरिए अचीव हो रहा था एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, वो 62, 63 एक टूल बन गया है। इसलिए ये लम्हा फिक्रिया है। और मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने जो अभी रिसेंटली जो बयान दिया है जिसका आपने जिक्र किया वो बहुत खुशाइंद है, और मुझे पूरी यकीन है कि एहसन धून साहब बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार और मौजूदा चीफ जस्टिस, तो ये हमारे जो गलत जुडिशल फैसले हैं उनकी नोक पलक जरूर संवारेंगे और इस तरह की चीजें वंस फॉर ऑल खत्म करेंगे, ताकि कोई इस तरफ ये ना कह सके कि जी ये किसी ने हाई ट्रीजन कर दिया। जी मैं आता हूं कंवर दिलशाद साहब की तरफ। कंवर दिलशाद साहब, एक और इशू पे भी चीफ जस्टिस साहब ने वो जो है वो निशानदेही की है, जो अखबारात में बड़ा लीड बना है कि ये देखना पड़ेगा
कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा साहब को तायात नायल किया था और वो केस वहाँ गया था, तो उन्होंने वहाँ पे ऑब्जर्वेशन दी है कि ये देखना पड़ेगा कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो तायात नायली का इख्तियार रखता है। तो मैं यहाँ पे 2 सवाल रखूँगा आपके सामने, और सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर सकता है, बहुत सारे केसेस हमारे सामने हैं, और क्या तायात नायली भी कर सकता है, और अगर तायात नायली कर सकता है तो किस कानून के तहत? बिस्मिल्लाह। जनाब अरफान कादर साहब के और एहसन बोन साहब ने इसकी पूरी हिस्ट्री बयान कर दी है। अब मेरे पास तो कोई ऐसे गुंजाइश नहीं रही कि मैं मज़ीद इसमें कोई इजाफा कर सकूं, लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ठीक है कि ये उन्होंने इसमें आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में तो कहीं भी जिक्र नहीं है कि ताहयात नाहल करार दिया जाए या 1 साल के लिए 2 साल के लिए, उसमें तो उसका जिक्र नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इरफान कादर साहब इस पर बड़ी कोशिश करते रहे, बड़े अहम बात उन्होंने करते रहे माजी में भी, तो मैं उनको याद दिला देता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की थी कि जनाब एक आइन का जो आर्टिकल 225 है उसमें ये लिखा हुआ है कि जनाब जब एक इलेक्ट हो जाए कौमी असम्बली पार्लियामेंट जो है बड़ा हल्फ उठा ले, तो फिर उसके ख़िलाफ़ जो है कहीं किसी अदालत में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता सिवाय उनके जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हैं। अब ये जो 2017 में केस आया नवाज शरीफ का हो या जहांगीर तरीन का हो, तो वो तो फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ज़रिए आना चाहिए था ना, वो तो डायरेक्ट कैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रख लिया, जबकि आइन के आर्टिकल 225 में लिखा हुआ है कि जब एक कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली अपना हल्फ उठा लेती है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कोई किसी अदालत में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता सिवाय उसके जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये ठीक है, इरफान कादर साहब ने भी, एहसन बोन साहब ने बड़ी सही बात कही है कि इन्होंने आइन की आर्टिकल की 6 के हवाला भी दिया है। तो यहाँ एक बड़ा अहम सवाल है कि जो उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने हल्फ उठाया एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने एक लम्हा 30 अगस्त 2009 को उन्होंने एक रात में 130 जजों को, इसमें गालिबन इरफान कादर साहब भी शामिल है, गालिबन मुझे याद नहीं पड़ रहा, कि उन्होंने एक रात को ये सब के सब फारिग कर दिए। तो अब यहाँ चीफ जस्टिस इफ्तिखार को किसी ने चैलेंज नहीं होने दिया कि जनाब आर्टिकल 209 की खिलाफ वर्जी करते हुए तो आपने 130 जजों कैसे निकाल दिया। तमाम जजों ने माफ़ी मांग ली अपनी पेंशनें बहाल करने के लिए। तो एक पेशावर के एक बड़े जहान दीदा हमारे दोस्त भी थे, इलेक्शन कमीशन के मेंबर भी थे, जस्टिस जहांजेब, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। अब जिन्होंने माफ़िया मांगी उनको बहाल कर दिया जस्टिस इफ्तिखार ने। जिन्होंने माफिया नहीं, पूरे 130 में से सिर्फ जस्टिस जहांजेब ने माफ़ी नहीं मांगी। उनका मैं नहीं माफ़ी मांगता, मैंने ही जस्टिस इफ्तिखार के ख़िलाफ़ रेफरेंस भिजवाया था जनरल परवेज मुशर्रफ को। ये तो सारे हमारे हिस्ट्री है। उस वक्त किसी जज ने किसी जगह भी नहीं किया। ये अबहाम है इसके अंदर अबहाम दूर करने का एक ही रास्ता है कि जनाब इसको रेफरेंस करें पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट हमारी जो है सुपर है, और पार्लियामेंट अगर 2/3 मेजॉरिटी से इसका आइन में कानून में तब्दीली कर लेती है तो किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन अगर रीविजिट करने का ख्याल आ रहा है तो फिर रीविजिट वहाँ से शुरू करें जहाँ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने 130 जजों को निकाला, तो वहाँ से शुरू करें ताकि पता चल सके। और यहाँ जो अगर इस आर्टिकल 62(1)(f) को तब्दील करना है तो फिर फुल कोर्ट बैठे, जैसे कि जस्टिस फाइज ईसा भी बार बार कहते रहे हैं कि ये बड़ा अहम मामला है, तो फुल कोर्ट बैठ कर फैसला करें। ये 5 जज ना बैठें या 3 जज ना बैठें, ये सिलेक्टेड जज ना बैठें, ये पूरे जज बैठे और पूरे जज बैठ के फैसला करें कि हम इसको रीविजिट करते हैं। और अब आइए इलेक्शन के पाकिस्तान, इलेक्शन के पाकिस्तान के ने जो फैसला किया फैसल वाडा को, वो उन्होंने किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, वही जैसे हमारे दोस्त इरफान कादर ने, यासिन बो ने हवाला दिया, नवाज शरीफ की मिसाल रखी, जहांगीर तरीन की मिसाल रखी। तो उन्होंने कहा माजी में भी चंद फैसले हो चुके हैं ताहयात नाहली के, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उसी का सहारा लिया। एक बात। दूसरा है आर्टिकल 63(1)(g), उसमें अगर कोई अदलिया के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़ या इस तरीके से कोई काम करता है तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको 5 साल के लिए नाहल करार दे सकता है। वो आर्टिकल 63(1)(g) में भी शामिल है। लेकिन अब अगर ये हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो है उमरता बंदियाल साहब कोशिश कर रहे हैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो री राइटिंग ना करे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे इरफान कादर साहब इशारा कर रहे हैं। इन्होंने 2-3 दफ़ा ऐसा मामला हुआ जहाँ री राइटिंग हुई। एक री राइटिंग ये हुई
कि जिस वक्त उन्होंने ये कहा कि वोट तो कास्ट कर सकते हैं लेकिन काउंट नहीं कर सकते, तो ये आर्टिकल 63 की खिलाफ वर्जी है। उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आप इसको काउंट नहीं कर सकते, ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है। तो इन्हीं के दो मोअज़्ज़ज़ जजों ने ये लिखा कि आप आइन की रिकॉन्स्टिट्यूशन ना करें, रीड्राफ्टिंग ना करें, ये आइन की खिलाफ वर्जी है। इसी तरह आप आगे चलें कि ये जब इन्होंने ये जो लाहौर में जो हुआ है उसमें एक फ़ैसला ठीक कर दिया, उन्होंने जो फैसला किया स्पीकर की रूलिंग थी, डिप्टी स्पीकर रूलिंग थी, वो ठीक है, चलें, हमजा शहबाज फारूक हो गए और परवेज़ राय से बन गए, वो फैसला दुरुस्त है। लेकिन बार बार हम इस इलेक्शन के पाकिस्तान के बारे में ये अच्छा खुशहैंद बात की है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कि हम देखेंगे कि उनके इख्तियारात कहाँ हैं, कहाँ ख़त्म होते हैं, और लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि वो इंक्वायरी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये उन्होंने तारीफ की। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये बातें भी की है। लेकिन मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन जो बहुत अहम था वो मेरा अभी सही क्लियर नहीं हुआ है कमर दिलशाद साहब। मैं दोनों मुअज़्ज़िज़ जो मेरे वकला हैं उनसे भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक जी। इरफान कादरी साहब, आपसे शुरू करता हूं, फिर हसन भोन की तरफ आता हूं। इरफान कादरी साहब, एज ए तालिब इल्म लॉ के मैं ये देखता हूं कि आइन का आर्टिकल 63 का 2 और 3 अगर आप पढ़ें तो उसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है। फिर मैं 1995 PLD सुप्रीम कोर्ट 66 का 12 रुकनी, इसमें जजेस हैं, बड़े नामी ग्रामी जजेस हैं, पीर साबिर शाह वर्सेस शाह मोहम्मद खान मेंबर प्रोविंशियल असेंबली NWFP का वो ऑर्डर पढ़ता हूँ जिसमें आपके अदालत ने इलेक्शन कमीशन को डिस्क्वालीफाई करने का इख्तियार दिया हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है सर कि इलेक्शन कमीशन अगर डिस्क्वालीफाई कर सकता है और ये आइन भी कह रहा है और ये आपके 12 रुकनी बेंच की अक्सरियती फैसला है, तो फिर ये डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल के लिए तो हमने देखा था, अब उन्होंने तायात नाइली भी कर दिया जो फैसल वाडा का किया, तो इसकी क्या जस्टिफिकेशन है सर? हाँ डॉक्टर साहब, इसकी बिल्कुल कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और 12 रुकनी बेंच जो है वो तो ऑब्वियसली आइन की तायद में बात कर रहा है, तो असल जो चीज़ है वो तो आइन है। और आइन में ये जो क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन हैं, जैसे भून साहब ने एक डिस्टिंक्शन भी ड्रॉ की थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये क्वालिफिकेशंस जो हैं उनको डिस्क्वालिफिकेशन जाहिर किया गया है 62 की शिक 2 में, तो ये इंटरचेंजेबल हैं, ये इंटरमिंगल कर दिया उन्होंने आइन में क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस को। तो दोनों की हद तक जो इख्तियार है वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। लेकिन कंवर दिलशाद साहब ने जिस तरफ इशारा किया है वो भी गौर तलब है, वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीसेंट फैसले आ गए हैं तो उनकी रोशनी में जो प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन को होगा वो ये है कि अगर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हैं तो जज साहिबान ने इस तरह के कुछ मामलों में पीछे अपनी कंटेम्प्ट की ताकत जो है वो बुरुए कार लाए हैं। हालांकि मैंने खुद बहुत सारे फैसले बतौर अटर्नी जनरल के सुप्रीम कोर्ट के मानने से इनकार कर दिया था डायरेक्टली, तो मुझे तो शुक्र है कि किसी ने कंटेम्प्ट नहीं लगाया। और उसमें से एक वो भी था जब ये जनरल मुशर्रफ को लगाना चाह रहे थे हाई ट्रीजन, तो मैंने इनको सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि अगर आप जनरल मुशर्रफ को 30 जजेस निकालने पे हाई ट्रीजन लगाते हैं और अगर आप इसको हाई ट्रीजन कहते हैं, मैंने कोर्ट में कहा था, तो फिर आप तो एग्रीवेटेड हाई ट्रीजन के मुर्तकब है, क्योंकि आप तो पीसीओ के ओथ उठा के तो नॉन पीसीओ जजेस को आपने और इतनी बड़ी तादाद में इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 209, जिसका इशारा अभी कंवर दिलशाद साहब ने किया कि इन वायलेशन ऑफ 209 इतने सारे जजेस को निकालना, तो ये तो फिर अपने इनके फैसलों के तहत ही हाई ट्रीजन इन पे लग जाता है। लिहाजा अगर इन्होंने हाई ट्रीजन से बचना है
तो मैं फिर कहूंगा कि ये जो फैसलों में इनकंसिस्टेंसीज हैं इनको दूर करना चाहिए, और इस पे मैं समझता हूँ कि बड़ा मुस्बत रोल है हमारी सुप्रीम कोर्ट बार का और एहसन गुन साहब का, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रहे हैं और इस तरह के मसले इन्होंने उठाए हैं। तो मुझे यकीन है कि आज का जो पैनल इस पे गुफ्तगू कर रहा है, इस गुफ्तगू से डेफिनेटली हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने घर को ठीक करेगी, और इस पे न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट का फायदा होगा बल्कि सारे मुल्क का फायदा होगा इंशाल्लाह। मैं सर यहाँ पे क्योंकि पिछले फैसलों की बात आ रही है तो थोड़ा सा टाइम है, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें लेना चाहता हूँ 1-2 मिनट में, कि सर एक फैसला ये भी हुआ था कि जब जैसे इफ्तिखार साहब को सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सज़ा दी थी और निकाल दिया था, तो वो तो सर पार्लियामेंट में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जनाब यूसुफ रजा गिलानी के ऑर्डर से वो बहाल हो गए थे, वो सज़ा ख़त्म कर दी गई थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला ऑलरेडी मौजूद था, उसको कोई दूसरे सुप्रीम कोर्ट ने या बड़े बेंच में ने उसको रिव्यू नहीं किया या ख़त्म नहीं किया था। इस पे थोड़ा सा आप बताएंगे सर, फिर मैं एहसन बून की तरफ जाता हूँ। जी, इफ्तिखार चौधरी साहब को सजा कोई नहीं हुई थी, उनको किसी सजा के नतीजे में नहीं निकाला गया था। उनको पहली दफा एक टेक्निकल एरर के तहत डिसफंक्शनल किया गया था, और दूसरी दफा वो जो इमरजेंसी प्लस लगी थी उसके तहत इफ्तिखार चौधरी साहब के अपने फैसले की बुनियाद पर, जो कि उन्होंने 99 में दिया था, जिसके तहत के उन्होंने जनरल मुशर्रफ के टेक ओवर को खुद वैलिडेट किया था, उसके तहत जस्टिस डोगर ने को ये फैसला देना पड़ा था कि चूंकि उन्होंने खुद इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा है कि जिन जज साहिबान को को ओथ न दिलाया जाए वो फिर जज नहीं रहते, तो इफ्तिखार चौधरी साहब अपने ही उस ट्रैप में फंस गए थे जो उन्होंने दूसरों के लिए ले किया था। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, इसीलिए मैं फिर उस तरफ आ रहा हूँ कि ये सारी जूरिस्प्रूडेंस की नोक पलक संवारनी पड़ेगी, और सारी कौम इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भी देख रही है, और बून साहब का किरदार इसमें बहुत मुस्बत है और मैं उनको भी बहुत खराज तहसीन पेश करता हूं। अच्छा सर, थैंक यू। बून साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जो एक सवाल मैंने इरफान कादरी साहब से रखा उससे थोड़ा सा रिलेट करके आता हूँ, और वो ये है कि सर इलेक्शन कमीशन अदालत है या नहीं है, लेकिन हम देखते हैं एज ए तालिब इल्म कि जनाब चीफ इलेक्शन कमीशन को निकालना हो तो जुडिशल काउंसिल में जाइए, इलेक्शन कमीशन कोई फैसला दे तो उसको आला अदालतों में चैलेंज किया जाता है, और ये जो अभी 12 रुकनी 1995 PLD का केस है पीर साबित शाह, तो सर अगर ये जो तायात नाअहली इलेक्शन कमीशन ने किया है, क्या अगर ये कोर्ट है तो फिर ये 189 के जिसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की बाइंडिंग होगी लोअर कोर्ट में, लोअर कोर्ट इंक्लूडिंग सेशन कोर्ट, इंक्लूडिंग हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन? मैं डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा इस हवाले से अर्ज कर दूं। हमारे बहुत सारे कवानीन हैं जिसमें आप देखें रेवेन्यू कोर्ट्स होती है, रेवेन्यू हायरार्की है, NIRC है, इलेक्शन कमीशन है, हर चीज का एक दायरा कार मुतय्यन है। उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी प्रोटेक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशनल अदारा है। उसकी तख्लीक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, किसी सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन के हवाले से नहीं। बाकी उसके रेगुलेट करने के लिए, उसके इख्तियारात को मजीद अपना आगे बढ़ाने के लिए इलेक्शन एक्ट भी है जिसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्लियामेंट ने दिया हुआ है। तो इसलिए एक ये बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारी, जैसे बाद रेट पिटीशंस फाइल की गई हैं और हमारे मोहतरम जज साहिबान जो हैं हाई कोर्ट में वो समटाइम ये समझते हैं कि हाई इलेक्शन कमीशन को तौहीन अदालत का इख्तियार अंडर सेक्शन 10 कैसे दिया जा सकता है जबकि वो अदालत नहीं है। देखें, ये अदालतों का काम नहीं है किसी अदारे को इख्तियार देना या उससे छीन लेना, ये पार्लियामेंट का काम है। ये मैं बड़ा अदब से ये गुजारिश करूंगा
कि ये अदालतों का काम नहीं है कि अगर उनके कोर्ट का नाम लिख दिया गया है तो उसके बाद आईन कानून साजी भी जो है वो रेट ज्यूरिसडिक्शन में या बाकी पिटीशंस के जुमरे में आके, इसी तरह जब रेवेन्यू कोर्ट्स फैसला करती हैं या ट्राइब्यूनल फैसला करते हैं तो वो ये नहीं होता, वो हमेशा गाइडेंस लेते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उनके हवाले से। इसी तरह जब इलेक्शन कमीशन कब किसी केस का फैसला करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट की उन जजमेंट से अपनी गाइडेंस लेता है, उनकी रहनुमाई से वो फैसले को, अपने आर्गूमेंट को इंडोर्स करते हैं फैक्ट्स के हवाले से या हकायक के हवाले से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जब किसी शख्स को नाअहल करने का इख्तियार आईन ने दिया है, कानून ने दिया है, तो उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसकी गाइडेंस में अगर वो किसी को हमेशा के लिए नाअहल करार देते हैं तो ये उनका इख्तियार है, मैं ये कहना चाहता हूं। उसमें कोई दूसरी बात ये नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट को ठीक कर देती है। एक मैं और बात यहाँ बड़ी खास तौर पे करना चाहूंगा, मोहतरम हमारे कंवर दिलशाद साहब ने वो बात की। बात ये है कि अगर कोई, मैं उस जज को बहुत बड़ा जज समझता हूं जो पहले अपनी की हुई गलती को आईनी हवाले से या कानूनी गलती की हुई को मानते हुए उसको ठीक करे, ये एक बहुत बड़े इंसान, क्योंकि हम यहाँ अपनी अनाप रस्ती, अपनी इल्म की बुनियाद पे बहुत सारे काम जो है वो कर जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी ये मैंने तो कर दिया था, मैं इसको कैसे समझ। मैं ये समझता हूँ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के केस में जो जस्टिस मकबूल बाकर साहब की जजमेंट थी उसमें उन्होंने बड़ा एलेबोरेटली ये बात की कि एक जज अगर अपनी की हुई गलती को ये तस्लीम करते हुए तो उससे बड़ा तो आदमी हो ही नहीं सकता। जी तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये हमारे जिस तरह ये बातें हुई, मैं उस मसले पे नहीं जाना चाहता या उस को, इसलिए कि यहाँ आईन की जो धज्जियां उड़ाई गई और अंडर द गार्ब ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे कंवर दिलशाद साहब और इरफान कादर साहब ने बात की कि यहाँ आर्टिकल 209 को किस तरह म्यूटिलेट किया गया, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी जज ने, किसी बंदे ने उसमें नौकरी नहीं लेनी। ठीक है। बात ये है कि जो हमारे मौजूदा जज साहिबान बैठे हुए हैं इनको चाहिए कि वो जजमेंट जो किसी शख्स ने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दी उसमें लॉ ठीक करे। जैसे इरफान कादर साहब ने फरमाया कि ज्यूरिस्प्रूडेंस ठीक होनी चाहिए, जी सर, उसमें किसी को रिलीफ ना दे, ठीक है, लेकिन आईन को उसकी रूह के मुताबिक इंटरप्रेट। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, फिर आता हूं जनाब कंवर दिलशाद साहब के पास एक सवाल लेके उनसे पूछना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कंवर दिलशाद साहब, आप इन पॉइंट्स पर कोई अपना इजहार करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन मैं एक दो सवाल यहाँ ज़रूर रखना चाहता हूँ। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आपका जो तोशाखाना पे फैसला महफूज हो गया, हमने सुना, एंड देन आज ये भी हमने सुना है कि जी आपके इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब की जो अकाउंट्स हैं स्टेट बैंक से मांग लिया है। तो इस पे जो मेरा सवाल बनता है, मेरा नहीं बल्कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं, उस पे आप सही उसकी रहनुमाई कर सकते हैं कि फैसला महफूज होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन या कोई डॉक्यूमेंट्स मंगवा सकते हैं सर? जी कंवर दिलशाद साहब।
हाँ जनाब, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जी जनाब, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, मेरी आवाज़ आ गई, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ आपका, आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये कह दूं कि ये इलेक्शन पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से उनके तमाम ये, अच्छा ठीक है, चलें, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पूछा है कि आप इनकी जितने इन्होंने तोशा खान से जो चीज़ें ख़रीद की, बेची हैं, फ़रोख्त की हैं, तो उसकी अमाउंट कहाँ जमा कराई है, उसका हमें हिसाब किताब दें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी अहम बात डॉक्टर साहब बड़ी नज़र ये आ रही है कि जब इमरान खान साहब ने तोशा खान की करोड़ों रुपए की घड़ियाँ हैं और चीज़ें, सामान हैं, वो दुबई की मार्केट में बेचा है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पैसा उन्होंने करोड़ों, जो रुपया तो हमारा बनता है लेकिन दरहम में, रियाल में, डॉलर में, तो वो पैसा किस तरह से पाकिस्तान में आया और किस बैंक में जमा कराया गया, किस अकाउंट में जमा कराया गया? क्या वो हुंडी के ज़रिए आया? अगर वो डायरेक्ट आया है तो स्टेट बैंक के ज़रिए डॉलर से है, वो पाकिस्तानी करेंसी में क्रैश करवा सकते हैं। अगर हुंडी के ज़रिए आया है तो किस उन्होंने मनी एक्सचेंजर से उसको डॉलरों में से पाकिस्तानी रुपयों में मुंतकिल कराया? ये बड़ा अहम सवाल है कि ये पूछना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ठीक आ गया, लेकिन आप जो दुबई में चीज़ें फ़रोख्त की हैं उसका पैसा पाकिस्तान में किसके ज़राए के तहत आपने पाकिस्तान भिजवाया, या बैंक के ज़रिए भिजवाया, स्टेट बैंक के ज़रिए भिजवाया, किसके ज़रिए भिजवाया? उसका भी हमें मनी ट्रेल देना है। तो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये सवाल पूछा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत अहम केस है, उसके बारे में सब चीज़ें मालूम हो जाएगा कि वो रकूम जो है 15, 20, 30, 40 करोड़ रुपया जो भी बनता है, तो वो पैसा उनको किसके ज़रिए पाकिस्तान में पहुँचा, क्या ज़राए थे? लेकिन सर मेरा जो सवाल है कि फैसला महफूज होने के बाद ये फर्दर इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, क्या इलेक्शन कमीशन को ये इस्तेहकाक हासिल है कि कोई फैसला महफूज करके उसके बाद ये फर्दर इंफॉर्मेशन हासिल करें? ये पूछा है मैंने। आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी इदारे से किसी स्टेज पर भी वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, उनकी मामलत हासिल कर सकता है। तो आर्टिकल 220 में मुकम्मल इख्तियार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। कोई FI से पूछे, स्टेट बैंक से पूछे, अकाउंटेंट जनरल से पूछे, किसी इदारे से पूछ सकते हैं, गैर मुल्की बैंकों से पता कर सकते हैं, ये उनके पास इख्तियारात हैं। और जो वो फैसला लिख रहे थे उस वक्त के जहन में बात आई कि हमें ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी हमें उसका तमाम जो है वो वाइफ हासिल कर लेने चाहिए। तो कर लिए, चंद रोज़ में फ़ैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के ऑर्डर के तहत अपना तमाम रिकॉर्ड पेश कर देगा। उसके चंद रोज़ के बाद, चूँकि उन्होंने 90 दिन के अंदर अंदर ये फ़ैसला करना है, जो रेफरेंस किया है उसकी मियाद है आइनी तौर पर 90 दिन, तो उसमें ये फ़ैसला कर लेंगे। लेकिन अभी इससे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूँ, मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आज इरफान कादर साहब ने और एहसन बोन साहब ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को बड़े वाज़ेह तौर पर बता दिया है। तो यहाँ मैं गुजारिश करूँ कि जनाब हमारी पार्लियामेंट को भी आइन के आर्टिकल 222 के तहत इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की कोई गुंजाइश नहीं है। कदगन लगी हुई है आइन के आर्टिकल 222 में, ख्वाह वफाकी हुकूमत हो, वफाकी पार्लियामेंट हो या सूबाई असम्बलियाँ हों, इलेक्शन कमीशन इख्तियारात बढ़ा तो सकती है, कम नहीं कर सकती। तो इसलिए इरफान कादर साहब ने, एहसन बोन साहब ने जो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ की है, वाज़ह तौर पर डेफिनेशन बता दी है, इससे हमारे सियासतदानों को भी आज मालूम हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात बेपनाह हैं और तौहीन इलेक्शन भी कर सकता है। उसका हवाला दिया है एहसन बोन साहब ने सेक्शन 10 के तहत, जो बड़े वसी इख्तियारात हैं। तो ये तमाम जो है ये मामले आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और ये अभी तो अब फैसला जल्दी आ जाएगा और ये मेरे ख्याल में अक्टूबर के दूसरे हफ्ते तो बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।